न्यू बुक स्टार्ट होने जा रही है, वो है थॉमस हार्डी। ठीक है, जो हमारा जो हमारा आज का ऑथर है, नॉवेलिस्ट है, दैट इज़ थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी के नॉवेल्स पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको थॉमस हार्डी का वे ऑफ राइटिंग, उसकी बियोग्राफी, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली उसने जो वेसेक्स नॉवेल्स लिखे ना, उसके बारे में लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो सिलेबस में द रिटर्न ऑफ द नेटिव है, दैट इज़ वन ऑफ द वेसेक्स नॉवल। और थॉमस हार्डी ने बेसिकली नेचर को एज अ पैसिमिस्ट लिया है। मतलब उसकी एक इतनी पैसिमिस्टिक टोन थी, वो ये कहता था कि ये जो नेचर है ना, ये एक फायर्स फोर्स है, यानी कि एक जालिम, एक क्रूअल फोर्स है, जो कि इंसान को उसके एम्स में आगे नहीं जाने देती। वो कहता है कि ये जो चांसेस एंड को इंसिडेंट्स है ना, ये इंसान की ज़िंदगी में आते हैं और उसकी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। तो नेचर जो है वो एक होस्टाइल फोर्स की तरह जो है इंसान के अगेंस्ट काम करती है, और सरवाइव वो इंसान करता है जो उस नेचर से मोहब्बत करता है। जो नेचर से नफरत करता है ना, नेचर उसको किल कर देती है। ये हार्डी का कहना था। फिर इंसान जो है वो सरकमस्टांसेस के अंदर फंस के रह जाता है। जैसे हम अगर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की बात करें तो उसमें टेस्ट आता है, टेस्ट ऑफ द डिबरवेलिस। तो उसके अंदर क्या था कि जो टेस्ट थी वो भी इसी तरीके से वो सरकमस्टांसेस के अंदर फंस जाती है, और फाइनली जो है वो उसका डाउनफॉल दिखाया जाता है कि किस तरीके से जो है टेस्ट की एक ट्रेजेडी होती है। सेम इज द केस विद द रिटर्न ऑफ द नेटिव, जिसके अंदर आप लोगों को जो कैरेक्टर दिखाया जाएगा, स्पेशली द क्लाइम एंड द यूस्टेशिया वाइफ, इन सब के कैरेक्टर्स जो हैं उसमें आप देखेंगे कि नेचर किस तरह से एक होस्टाइल फोर्स की तरह काम कर रही होती है। इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल ठीक चल रही होती है, अचानक से जब उसकी कामयाबियाँ शुरू होती हैं या वक्त अच्छा गुजरना शुरू होता है, लेकिन वो बहुत थोड़े लम्हे के लिए आता है। हार्डी का ये कहना था कि ये जो हैप्पीनेस है ना, दैट इज जस्ट मतलब ये छोटी छोटी एपिसोड्स होती है इंसान की ज़िंदगी में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होती। बाकी इंसान की पूरी जो ज़िंदगी होती है वो दुखों से भरी हुई होती है। इसलिए हार्डी के बारे में क्वेश्चन आता है कि हार्डी एज अ पैसिमिस्ट, या हार्डी की पैसिमिस्टिक टोन, या हार्डी का ट्रेजिक विजन। उसकी पैसिमिस्टिक टोन, उसके ट्रेजिक विजन में ये सारी चीज़ें आती हैं कि वो नेचर को किस तरीके से देखता है, एनवायरनमेंट को किस तरीके से देखता है, चांसेस और कोइंसिडेंस को वो किस तरीके से देखता है। तो ये सारी चीज़ें हार्डी बताता है। हार्डी जो है दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट नॉवलिस्ट, स्पेशली जब वो कहता है ना कि चांसेस एंड कोइंसिडेंट इन्वेड्स इन आवर लाइफ एंड बिकम द कॉज ऑफ आवर अनडूइंग्स। वो कहता है ये चांसेस एंड कोइंसिडेंट्स होते हैं जो इंसान के जो ज़िंदगी है उसके अंदर इन्वेड करते हैं और हमारी अनडूइंग्स की कॉज बन जाते हैं, हमारी डिस्ट्रक्शन की कॉज बन जाते हैं। तो लाइफ जो होती है वो फुल ऑफ चांसेस एंड कोइंसिडेंस होते हैं, और वो कहता है कि ये जो हैप्पीनेस है दैट इज एन ओकेजनल ड्रामा इन द जनरल एपिसोड ऑफ द लाइफ। ठीक है, वो कहता है लाइफ के अंदर मतलब एक जो है ना जस्ट एक एपिसोड होती है हैप्पीनेस की, जो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए आती है, एंड दैट्स ऑल। बाकी इंसान की पूरी जिंदगी जो है ना वो दुखों से भरी हुई है। तो हार्डी जो है वो उसकी एक पैसिमिस्टिक टोन है, उसका एक ट्रेजिक विजन है, और फुल ऑफ ट्रेजेडी। उसके जितने भी नॉवेल्स आप पढ़ेंगे मोस्टली उसके फुल ऑफ ट्रेजेडी होते हैं। हार्डी का जो आज आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ नॉट ओनली द बियोग्राफी। उसको एज अ बियोग्राफी मत लीजिएगा, उसके अंदर जो मेन पॉइंट्स आपको बताने जा रही हूँ उसको गौर से देखिएगा, और अपनी बुक्स के ऊपर आपने उनको नोट डाउन करना है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा थॉमस हार्डी तो हार्डी जो है वो एक अनऑर्थोडॉक्स शॉर्ट स्टोरी टेलर था, जिसने 53 शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी। उसका जो कॉन्सेप्ट था वो वेरी करता था फ्रॉम ट्रेडिशनल डेफिनेशन of a short story. He told his tales like medieval short storytellers. He compared a storyteller with an ancient mariner. ठीक है, और उसने कंपेयर किया था एक शॉर्ट स्टोरी टेलर को किसके साथ, एंशिएंट मैरिनर के साथ।
Although उसने 53 stories लिखी, presented the pen picture of Victorian rural England with its poverty, simplicity, born out of ignorance, supernaturalism, etc. और although उसने 53 stories लिखी जो कि present करती हैं pen picture of Victorian rural England को with its poverty, ठीक है, उसकी poverty के साथ, simplicity, born out of ignorance, supernaturalism, etc. His was a sad vision of life. और फिर क्या, एक तरफ तो उसने पेन पिक्चर दिखाई एक विक्टोरियन रूरल इंग्लैंड की अपने वेसेक्स नॉवेल्स के अंदर, दूसरी तरफ उसने उसके अंदर क्या दिखाया, प्रॉपर्टी दिखाई, सिंप्लिसिटी दिखाई, बॉर्न आउट ऑफ इग्नोरेंस। और वो सिंप्लिसिटी क्यों थी? क्योंकि वो लोग जो थे वो इग्नोर्ड थे। और फिर सुपर नेचुरलिज्म, उसने सुपर नेचुरलिज्म दिखाई कि किस तरीके से नेचर जो है वो एक सुपर नेचुरल फोर्स के तौर पे इंसान की ज़िंदगी में इन्वेड करती है, उसकी ज़िंदगी में इंटरप्ट करती है, किस तरीके से उसकी ज़िंदगी जो है वो फना हो जाती है। ही वॉज अ सैड विजन ऑफ लाइफ, हिज वॉज सॉरी, वो उसका एक ट्रेजिक विजन ऑफ लाइफ था। दैट इज वाई अंटिल 2000 ही वॉज कॉल्ड अ पैसिमिस्ट। यही हार्डी का पैसिमिस्टिक विजन था, हार्डी की पैसिमिस्टिक टोन थी, जिसके ऊपर अक्सर एग्जाम्स के अंदर नोट आता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हार्डी की जो पैसिमिस्टिक टोन है उसके बारे में आपने बताना था। बट पोस्ट मॉडर्न क्रिटिक्स थिंक हिम अदरवाइज। लेकिन पोस्ट मॉडर्न, एक तो मॉडर्निज्म थी जिसको हम 20th सेंचुरी जो जितने भी हमारे पास राइटिंग आई, और उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म, यानी कि उसके बाद एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी इज नॉन एज मॉडर्निज्म। और मॉडर्निज्म में मैंने आपको अमेरिकन लिटरेचर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई हुई है। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है, मॉडर्निज्म के बाद का जो ईरा है उसको हम पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं, ठीक है। और उसके मैंने आपको ट्रेड्स भी काफ़ी सारे पढ़ाए थे जब मैंने आपको अमेरिकन लिटरेचर पढ़ाई थी। वो अब बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैंने इसको डिफाइन करना शुरू कर दिया। तो बहरहाल एरा मैंने आपको बता दिया कि वो ये वाली सेंचुरीज थी। बट पोस्ट मॉडर्न क्रिटिक्स थिंक हिम अदरवाइज। दे प्रेफर कॉलिंग हिम अ मेरियलिस्ट इंस्टेड। Materialism is a concept that states that the world life can be made better by constant optimistic efforts against the adversities, and the man possesses that strength. अच्छा जी, अब वो पोस्ट मॉडर्न क्रिटिक्स जो है, मॉडर्न क्रिटिक्स का ये कहना था कि हार्डी का ना एक पैसिमिस्टिक टोन है, उसकी एक पैसिमिस्टिक विजन है। वो जो है लाइफ को सैड ट्रेजिक विजन के तौर पर देखता है। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निज्म जितने भी क्रिटिक्स आए, पोस्ट मॉडर्न क्रिटिक्स आए, उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो मैरियलिस्ट था। और मैरियलिज्म किसे कहते हैं इसको ज़रा देख लीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा कि मैरियलिज्म इज़ अ कॉन्सेप्ट जो कि ये स्टेट करता है कि लाइफ जो है उसको कांस्टेंट ऑप्टिमिस्टिक एफर्ट्स के साथ अगेंस्ट एडवर्सिटीज, एडवर्सिटीज किसे कहते हैं? बदहाली को। वो कहते हैं कि अगर हम पॉजिटिव एफर्ट्स करें अगेंस्ट द एडवर्सिटीज, यानी कि अपनी ज़िंदगी की नाकामियाँ या बदहाली ज़िंदगी की जो होती है, अगर हम उसके अगेंस्ट पॉजिटिव एनर्जीज के साथ काम करें तो हम अपनी लाइफ को, अपनी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। और मैन जो है उसके अंदर वो ये पोजेस करता है ये स्ट्रेंथ। अगर हम क्लाइम का जो है रिटर्न ऑफ द नेटिव का जो हीरो है प्रोटैगनिस्ट क्लाइम, अगर हम उसका ये देखें कैरेक्टर, तो हम देखते हैं कि वो अंधा होने के बावजूद भी सरवाइव कर जाता है। लेकिन बाकी जो लोग होते हैं उनके पास सब कुछ होता है लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाते। Hardy wrote a drama named The Dynast. Also, The Dynast is neither a poem nor a play nor even a story. It is a shooting script. The Dynasts present Hardy's idea of evolutionary materialism. Though the play has gone into oblivion, its philosophy survived and has become a vital life concept today. हार्डी का जब आप ट्रेजिक विजन देखेंगे तो आपको बाकी नॉवेल्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा रेफरेंस देना पड़ता है। जब आप नोट्स से कर रहे होते हैं ना, स्पेशली जो आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे होते हैं उनके अंदर दूसरे नॉवेल्स की कोई भी रेफरेंस नहीं होता। तो जब आप एक ओवरऑल किसी भी नॉवेलिस्ट के बारे में लिखते हैं तो इस वजह से आपको स्लाइड्स पढ़ाई जाती हैं ताकि आपका एक ओवरऑल विजन जो है एटलीस्ट आपको 2 to 3 नॉवेल्स का रेफरेंस आना चाहिए, ताकि जब कभी किसी नॉवेलिस्ट के बारे में, किसी राइटर के बारे में क्वेश्चन आए तो आपके पास एटलीस्ट
2 या 3 नॉवेल्स जो हैं एक्स्ट्रा, जो है उसका छोटा सा रेफरेंस आपके पास होना चाहिए। तो इसी तरीके से हार्डी ने जो है वो यहाँ पे देखें रेफरेंस दिया हुआ ड्रामा का, डायनेस्ट लिखा था, और डायनेस्ट जो है वो ना तो कोई पोएम थी, ना कोई प्ले था, ना ही वो कोई स्टोरी थी, ये एक शूटिंग स्क्रिप्ट था। और जो डायनेस्ट है वो प्रेजेंट करता है आइडिया ऑफ एवोल्यूशनरी मॉडर्निज्म। और बेशक ये जो प्ले है वो has gone into oblivion, its philosophy survived and has become a vital life concept today। और फिर उस प्ले को जो है एक मतलब फुल एक्सेप्टेंस मिली, उसकी फिलोसफी आज भी सर्वाइव करती है, और वो एक वाइटल लाइफ कॉन्सेप्ट है वेरलिज्म का आज भी। एंड द सरप्राइजिंगली अ क्लोज रीडिंग ऑफ ऑल हार्डी राइटिंग प्रोवाइड टेस्टिमनी टू दिस थ्योरी। उसके बाद व्हाट इज अ शॉर्ट स्टोरी? शॉर्ट स्टोरी होती क्या है? शॉर्ट स्टोरी जो है बंगाली वर्ड्स के अंदर, हम कुछ यहाँ पे बंगाली वर्ड्स लिखे, लेकिन अगर हम देखें तो वो ये कहता है कि सिंपल इवेंट्स ऑफ लाइफ, हैप्पी और सैड, सम सैड स्ट्रिंग्स फ्रॉम द ट्रेन्स ऑफ फॉरगेटफुलनेस, not fraught with heavy descriptions, nor not crowded with events, no advice, no philosophy, only the feeling that the story is not even over, although there is no more to read. It is considered as the best definition of a short story in any language. Thomas Hardy in Europe, Edgar Allan Poe is considered as the inventor of short story. Beside Poe, Anton Chekhov, Somerset Maugham, Guy de Maupassant are the other three great storytellers. Thomas Hardy, उसके बाद ये एंटन चेखव है, ये सब ग्रेट स्टोरी टेलर है, और ये यंग टोगो है। अच्छा जी, थॉमस हार्डी की टेल्स के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या था। थॉमस हार्डी रोट अ टोटल ऑफ 53 शॉर्ट स्टोरी कलेक्टिंग 37 इन 4 वॉल्यूम। ठीक है, उसने जो है 53 शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी, जिसमें कलेक्टिंग 37 इन 4 वॉल्यूम, जिसमें 37 जो है वो 4 वॉल्यूम्स में लिखी गई। सबसे पहले द मेन थिंग इज दीज वेसेक्स टेल्स। तो ये जो वेसेक्स टेल्स है बेसिकली ये कॉम्बिनेशन था 6 शॉर्ट स्टोरीज रिटन बिटवीन 1879 से 1888। ये जो आपकी रिटर्न ऑफ द नेटिव है दैट इज आल्सो द वेसेक्स टेल। ठीक है, और ये क्या थी? 6 शॉर्ट स्टोरीज थी जो कि 1879 से लेके 1888 तक लिखी गई थी। फिर उसने अ ग्रुप ऑफ नोबल डेम्स 10 शॉर्ट स्टोरीज रिटन बिटवीन 1878 एंड 1890। और फिर लाइफ्स लिटिल आयरनीज 9 शॉर्ट स्टोरीज रिटन बिटवीन 1882 से to 1893, अ चेंज मैन एंड देन राइटिंग प्राइमरी फॉर एन एप्रिसिएशन ऑफ नैरेटिव। Hardy wrote simply because he loved to tell short stories. Although Hardy is called one of the greatest short story writers, his concept differed from orthodox definition of Allan Poe, Anton Chekhov, or Rabindranath Tagore, the other distinguished storytellers. His was essentially a pastoral voice. Pastoral वही आपको पता है, ग्रीन लैंड, ठीक है, चरागाहें, वही गाँव की लाइफ, पेस्टोरल वॉइस थी, नैरेटिंग हिज स्टोरीज लाइक द टेलर्स ऑफ मेडिवल फोक। ऐसे वो कहानियां सुनाता था जैसे कोई लोक कहानियां होती हैं, मेडिवल फोक होती हैं। मेडिवल आपको पता, पुराने जिन्हें भूतों, सुपर नेचुरल फोर्सेस, मेडिवल फोक्स इसी को कहा जाता है। Hardy compares storytelling to Samuel Coleridge's Rime of Ancient Mariner. Our story must be exceptional enough to justify its telling. He wrote, we tale tellers are all ancient mariners, and none of us is warranted in the stopping wedding guest. In other words, the hurrying public, unless he has something more unusual to relate than the ordinary experience of every average man and woman. Hardy explained the actual substance of the story is what creates a powerful narrative. All Hardy's stories had real occurrences. Hardy collected the stories from old newspaper cuts and from the mouth of some aged idle gossipers in the roadside inns. और हार्डी ने इन स्टोरीज को कहाँ से इकट्ठा किया? पुराने न्यूज़पेपर्स कट्स, यानी कि पुराने न्यूज़पेपर की कटिंग्स, और फिर पुराने लोगों की जो गॉसिपियर कहानियां थी इन द रोड्स इन यानी कि वो जो रोड्स के किनारों पे लोग आके कहानियां सुनाया करते थे,
उसने ये कहानियाँ, ये कॉन्सेप्ट्स वहाँ से लिए थे। अभी आप जब पढ़ेंगे ना रिटर्न ऑफ द नेटिव, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट शॉर्ट स्टोरी, मतलब इतना डिफरेंट नॉवल लिखा हुआ है कि आप उसको पढ़ के हैरान रह जाएंगे कि इस तरह के भी नॉवेल्स किसी ने कभी लिखे थे, ये जिसके अंदर इस तरह से सुपर नेचुरल पार्ट्स जो है वो दिखाई जाती हैं इंसान की ज़िंदगी में। However, most of the stories he heard from the mouth of his father, और बहुत सी जो स्टोरीज हैं वो उसने अपने फादर के मुंह से भी सुनी थी। ठीक है, हमारे ज़माने में भी हमने बड़ी कहानियाँ सुनी हुई थी। तो अब यहाँ पे देखें, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी, द मेन थिंग, पहली बात ये हार्डी की पैसिमिस्टिक टोन, उसकी सैड टोन, उसका पैसिमिस्टिक और ट्रेजिक विजन। नंबर 2, इसके नॉवेल्स के अंदर आता है ये वेसेक्स, द वेसेक्स। और मैंने आपको बताया कि ये जो है अम, अ, जो है एक वेसेक्स नॉवल, यानी कि जो कि 6 टोटल नॉवेल्स थे, जिसमें रिटर्न ऑफ द नेटिव इज वन ऑफ द वेसेक्स नॉवल। अच्छा, द वेसेक्स ऑफ थॉमस हार्डी नॉवेल्स एंड पोएम्स, यहाँ पे देखें ये एक विजनरी लैंड है, एक फिक्शनल लैंड है, जो कि हार्डी की एक्चुअली फिक्शनल लैंड है, और ये एक्चुअली वो इसको वेसेक्स कहता है। ठीक है, और फिर आगे चलते हैं, जो कि स्केल ऑफ माइल्स है उसका ख्याल था, उसकी जो नॉवेल्स एंड पोएम्स हैं वो यहाँ पे देखें कि वो हर चीज़, क्लिफ विद वेसेक्स आउट नेम, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी वेसेक्स है, आउटर वेसेक्स, अपर अपर वेसेक्स आ गया है, ये लोअर वेसेक्स आ गया है, ये आउटर वेसेक्स है, दिस इज आल्सो द वेसेक्स, यानी कि सेंट्रल वेसेक्स है। उसके बाद मतलब उसने जो है अपने नॉवल को एक विजनरी या फिक्शनलाइज्ड ड्रीमलैंड ऑफ हार्डी थी, जो कि वो वेसेक्स जिसको वो कहा जाता था। अब लेट्स सी कि वेसेक्स था क्या, वो क्यों अपने नॉवेल्स को या उसके नॉवेल्स को या उसके वो जो 6 नॉवेल्स हैं, क्यों उसने उनको एक ही टोन में बयान किया, और उसने वेसेक्स, आखिर ऐसी कौन सी लैंड है जिसको वो वेसेक्स कहता है। ये ओवरऑल यहाँ पे ये सारा वेसेक्स ही बताया हुआ है उसने। और यहाँ पे देखिए वेसेक्स बेसिकली क्या है, वेसेक्स मीन किंगडम ऑफ वेस्ट सेक्शंस। ठीक है, उसने किंगडम ऑफ वेस्ट सेक्शंस को क्या कहा, उसने कहा कि ये वेसेक्स है। ठीक है, और Wessex as the kingdom of the West Saxons was an Anglo-Saxon kingdom in the south of Great Britain। और वो क्या था, वो एक एंग्लो सेक्सन किंगडम थी साउथ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फ्रॉम 519 until England was unified by the uh, Eastern in the early 10th century. It was founded by Sir Dick and Cynric in 495. Wessex became a Christian kingdom after Sandwall was baptized and was expanded under his rule. और वेसेक्स जो है फिर वो एक क्रिश्चियन किंगडम बन गई आफ्टर कैनवॉल, और फिर जो है उसको कैनवॉल वॉज बैप्टाइज, यानी कि कैनवॉल जो है वो क्रिश्चियन बन गया था एंड वॉज एक्सपेंडेड अंडर हिज रूल। और वो फिर उसके अंडर जो है ये पूरा एरिया जो है वेसेक्स का, ये रूल मतलब उसमें अंडर उसके एक्सपेंड हुआ, यानी कि ये वेस्ट सेक्शंस को कहा जाता है, जो कि कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ ग्रेट ब्रिटेन जो कि किंगडम है इन द साउथ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और फिर जो है अंटिल इंग्लैंड वाज यूनिफाइड। अच्छा, फिर क्या था, एज अ रिजल्ट ऑफ मर्शियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ अर्ली टेरिटरीज इन Gloucestershire and Oxfordshire, present-day Oxbridge, the Thames and the Avon formed the northern boundary of Wessex, while its heartland lay in Hampshire, Wiltshire, Berkshire, Dorsetshire, and Somerset. The system of shires, which was later to form the basis of local administration throughout Great Britain, originated in Wessex and had been established by the mid-8th century। और फिर ये जो सिस्टम ऑफ शायर्स, ये जो साहिल थे, शायर्स थे, विच वॉज लेटर टू फॉर्म द बेसिस ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू आउट ग्रेट ब्रिटेन, ओरिजिनेटेड इन द, जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी रही थ्रू आउट ग्रेट ब्रिटेन की, ओरिजिनेटेड इन वेसेक्स। अब ये वेसेक्स में जो है ओरिजिनेट हुई and has been established by mid-8th century। फिर हार्डीज वेसेक्स देखते हैं। द इंग्लिश ऑथर थॉमस हार्डी सेट ऑल ऑफ हिज मेजर नॉवेल्स इन द साउथ एंड साउथ वेस्ट ऑफ द इंग्लैंड
एक्चुअली अगर हम इन शॉर्ट देखें कि वेसेक्स नॉवेल्स होते क्या है, तो आपको इतना डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी लोकेशन क्या थी और क्या था। आप जस्ट इतना ही लिखते हैं कि भाई साउथ और साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड जो है, एक्चुअली वो उसकी एक विजनरी लैंड थी, उसकी ड्रीम लैंड थी, जिसको वो वेसेक्स कहा जाता था, कहता था। He named the area Wessex after the medieval Anglo-Saxon kingdom that existed in this part of that country prior to the unification of England by एथेल्स्टन, यानी कि तो उसने जो है जब इंग्लैंड को एथेल्स्टन ने जो है मतलब एग्जिस्ट किया, ये पार्ट ऑफ द कंट्री प्रायर टू द यूनिफिकेशन, यानी कि उससे पहले जबकि यहाँ पे अ, अ, मतलब यूनिफिकेशन हुई इंग्लैंड बाय एथेल्स्टन, उससे पहले से ये किंगडम जो है वो एग्जिस्ट करती थी। Although the places that appear in his novel actually exist, in many cases he gave the place a fictional name. ये जो प्लेसेस हैं ये आज भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उसने इनको प्लेसेस को एक फिक्शनल नेम दिया। फॉर एग्जांपल, हार्डीज होम टाउन ऑफ द डॉर्चेस्टर इज कॉल्ड द कैस्टर ब्रिज इन हिज बुक्स, notably in the Mayor of Casterbridge. In an 1898 preface to the novel Far from the Madding Crowd, he described Wessex as a merely realistic dream country. और फिर क्या हुआ कि यहाँ पे अगर हम देखें तो होम टाउन जो था, जो उसका डॉर्चेस्टर था, उसने उसको कैस्टरब्रिज कहा अपनी बुक्स के अंदर, और नोटेबली इन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। और फिर इन 1895 प्रीफेस टू द नॉवल फॉर फ्रॉम मैडिंग क्राउड, उसने डिस्क्राइब किया वेसेक्स को एक रियलिस्टिक ड्रीम कंट्री। उसने कहा कि ये कोई रियलिस्टिक ड्रीम कंट्री है जिसको वो वेसेक्स कहता है। Hardy resurrection of the name Wessex is largely responsible for the popular modern use of the term to describe the southwest region of England, with the exception of Cornwall and Ogbally, Devon. और हार्डी की जो रिसरेक्शन थी ऑफ द नेम वेसेक्स, वो जो लार्जली रेस्पॉन्सिबल थी फॉर द पॉपुलर मॉडर्न यूज ऑफ टर्म, जो कि डिस्क्राइब करती थी साउथ वेस्ट रीजन ऑफ इंग्लैंड को, ठीक है। और टुडे ये क्या है, panoply of organization take their name from Hardy to describe the relationship to the area. Hardy's conception of Wessex as a separate, cohesive geographical and political identity has proved powerful, despite the fact it was originally created purely as an artistic conceit. अब ये जो कॉन्सेप्ट था हार्डी का वेसेक्स का, वो एक सेपरेट, कोहेसिव जियोग्राफिकल और उसकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो है, उसकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी एक उसने प्रूव किया उसके वेसेक्स नॉवेल्स ने कि उसकी ये सारे कॉन्सेप्ट ऑफ वेसेक्स जो हैं, जो बेशक सेपरेट थे, कोहेसिव जियोग्राफिकल थे या पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी, उन्होंने अपने आप को एक प्रूव किया कि वो पावरफुल है, डिस्पाइट द फैक्ट इट वाज ओरिजिनली क्रिएटेड प्योरली एन आर्टिस्टिक क्रिएट। और इस फैक्ट के बावजूद कि वो एक आर्टिस्टिक कंसीट थी, रियल तो नहीं थे ना। वेसेक्स एक इमेजिनरी वर्ल्ड थी हार्डी की, जिसके अंदर जो है उसके जितने भी, वैसे तो वो ये कहता था ना कि साउथ वेस्ट रीजन ऑफ इंग्लैंड है, लेकिन इन फैक्ट दैट इज एन इमेजिनरी लैंड, दैट इज द ड्रीम लैंड ऑफ हार्डी, जिसके अंदर उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो सफ़र कर रहे थे। वो जो वेसेक्स की जो लैंड थी वो एक्चुअली वो इन्वेड करती थी एज अ नेचर। उसने नेचर को एज अ कैरेक्टर लिया, उसने वेसेक्स को एज अ कैरेक्टर लिया, नॉट एज अ कंट्री, नॉट एज अ लैंड। उसने कहा ये जो वेसेक्स है ना, एक्चुअली ये इन्वेड करता है इंसान की लाइफ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे उसने एक आर्टिस्टिक कंसीट क्या होता है कि फार फेच इमेज को कहते हैं, ठीक है। और बहुत फार फेच इमेज मीन कि अब ये उसका एक आर्टिस्टिक कंसीट था कि जी, अब देखिए नॉर्मली हम कहते हैं भाई ये नेचर है, बस ये इसी तरह से है और नेचुरल वर्ल्ड है या कुछ इस तरह से, लेकिन उसने वो वहाँ पे चला गया। कंसीट एक ऐसे इमेज को कहते हैं कि जहाँ एक आम इंसान की सोच नहीं जा सकती, वहाँ पे आर्टिस्ट की सोच चली जाती है और वो उसको एज एन इमेज लेता है। अब उसने नेचर को एज अ कैरेक्टर लिया। नॉर्मली अगर आप देखें तो शायद ही किसी नॉवलिस्ट ने नेचर को एज अ कैरेक्टर लिया हो, लेकिन हार्डी ने लिया था, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये एक और मतलब एक आर्टिस्टिक कंसीट है वेसेक्स जो है, एंड हैज स्पॉन्ड अ लुक्रेटिव टूरिस्ट ट्रेड। और इसका एक स्पॉन्ड लुक्रेटिव टूरिस्ट ट्रेड है, ठीक है। यानी कि टूरिस्ट ट्रेड मीन के टूरिज्म आपको पता ही है, घूमना फिरना,
और ट्रेड ये उसकी तिजारत। यानी कि बेसिकली क्या है, वो हमें वेसेक्स वर्ल्ड के अंदर ले जाके वो जो अपना कॉन्सेप्ट, अपना ट्रेजिक विजन है, वो वहाँ पे जाके क्लियर करता है कि किस तरीके से जो है ये नेचर जो है वो इंसान की जो जो एम्पार्शनेस ऑफ सर्कमस्टांसेस है वो किस तरीके से इन्वेड करते हैं इंसान की लाइफ के अंदर। और इवन आ डेवोल्यूशनिस्ट वेसेक्स रेशनलिस्ट पार्टी, और इवन वो उसको कैसे देखता है, वो एक डेवोल्यूशनिस्ट वेसेक्स रेशनलिस्ट पार्टी भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो इसके अंदर वेसेक्स वर्ल्ड के अंदर दिखाता है। अगेन वही वेसेक्स है, थॉमस हार्डी, और ये वही साउथ इंग्लैंड है जो कि आपको दिखाया जा रहा है, जो कि स्केल ऑफ माइल ये तकरीबन ये साउथ है सारा, और ये वेसेक्स है ये सारा। तो इस तरीके से ये जो हार्डी है उसका, ये हार्डी की ये ड्रीम लैंड है जो कि दिखाई गई है।